हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अंतरिक्ष नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को मंजूरी दी है? Which Indian state recently approved a space industrial policy to boost space innovation? A. महाराष्ट्र, B. तमिलनाडु, C. गुजरात या D. आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देखो, स्पेस सेक्टर का मतलब होता है अंतरिक्ष क्षेत्र। इसका मतलब ये है कि स्पेस सेक्टर से रिलेटेड चीजें बनाना, फॉर एग्जांपल सैटेलाइट्स बनाना और उन्हें लॉन्च करना, जो कि टीवी, फोन, जीपीएस या वेदर फोरकास्टिंग के लिए काम आते हैं, या फिर रॉकेट्स बनाना ताकि सैटेलाइट्स को भेजा जा सके ऊपर। अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसने स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अप्रूव किया है, जिसके तहत क्या होगा, तमिलनाडु रिसेंटली अप्रूव द स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 टू प्रमोट स्पेस इनोवेशन अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जिसके तहत क्या होगा, स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 को अप्रूव करने से इससे जो स्पेस इनोवेशन है उसको प्रमोट किया जाएगा और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो इससे अट्रैक्ट होंगी। अब वो इससे कैसे अट्रैक्ट होंगी, देखो, जब जो प्राइवेट जो सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर जब इन चीजों में अपनी इन्वेस्टमेंट डालेगा, जब वो स्पेस स्टार्टअप्स ओपन होंगे तो इससे उन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो उन बेनिफिट्स के लिए वो ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप डालने की कोशिश करेंगे। तो इसका पर्पस है जॉब क्रिएशन करना। दिस पॉलिसी एम्स टू क्रिएट 10,000 जॉब्स इन द स्पेस सेक्टर ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। इस नीति का लक्ष्य है अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र में 10,000 नौकरियां सृजित करना है। इंसेंटिव्स फॉर इन्वेस्टमेंट, companies investing between 20 crore and 300 crore will receive capital subsidies, land cost discounts, stamp duty exemptions and electricity tax exemptions। अब जो कंपनीज है जैसे स्पेस सेटअप्स में अपने इन्वेस्टमेंट करेंगी, जो कि 20 करोड़ से लेकर 300 करोड़ तक के बीच में जो इन्वेस्ट करेंगी, उन्हें बहुत सारे स्पेशल इंसेंटिव्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल सब्सिडीज, लैंड कॉस्ट डिस्काउंट, स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशंस, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स एग्जेम्पशंस एक्सेट्रा। अब द पॉलिसी फोकसेस ऑन सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस लॉन्च व्हीकल्स, स्पेस टेलीकॉम एंड डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशंस। अब जो ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी किस बात पर फोकस कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट मैन्युफैक्चर हो, ज्यादा से ज्यादा स्पेस लॉन्च व्हीकल्स, फॉर एग्जांपल स्पेस के लिए रॉकेट्स मैन्युफैक्चर हो, स्पेस टेलीकॉम एंड डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशंस मैन्युफैक्चर हो। स्पेशल इंसेंटिव्स फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट, हमने उन प्रोजेक्ट की बात की जो 20 करोड़ से लेकर 300 करोड़ तक के बीच में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उन्हें कैपिटल सब्सिडी और काफी सारी एग्जेम्पशंस मिलेंगी। लेकिन जो कंपनीज 300 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करेंगी, उन्हें और ज्यादा स्पेशल इंसेंटिव्स दी जाएंगी तमिलनाडु इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 के अंडर। अब गवर्नमेंट ऐसा इसलिए चाहती है क्योंकि आज के दुनिया में डाटा ट्रांसफर और कम्युनिकेशन की जो रैपिडली ग्रोथ हो रही है, जिसके कारण गवर्नमेंट चाहती है कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो भी इन्हीं स्टार्टअप्स में आए। आफ्टर स्पेस एक्स एंड एटसेट्रा बहुत सारी ऐसी कंपनीज है। So next question है, what is the project GDP growth rate for India in 2025 according to UNCTAD report? UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? 5.5%, 6%, 6.5% या 7%? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 6.5%। अब जो UNCTAD ये स्टैंड करता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। वो उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इंडिया विल ग्रो द फास्टेस्ट अमंग द मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला है। इस साल की उन्होंने प्रेडिक्ट की है कि इस साल जो इंडिया की जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो 6.5% रहेगी, जो कि किसी भी कंट्री के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है और बहुत ज्यादा है, जो कि हमें एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है। When the average growth of the whole world will be just 2.3%, which is even below the recession level, then India's growth being 6.5% is a very big positive level. ठीक है, अब बात करते हैं कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब इंडिया की जो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज क्यों हो सकती है। सबसे पहले इसका रीजन है पब्लिक स्पेंडिंग। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा अपना एक्सपेंडिचर कर रही है, चाहे वो डेवलपमेंट पर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो, कंस्ट्रक्शन पर हो। तो इसकी वजह से जो कि इकोनॉमी पर अपना पॉजिटिव इंपैक्ट ला रहा है। मॉनेटरी ईजिंग के कारण ऐसा हो रहा है। आरबीआई हैज रिड्यूस्ड द इंटरेस्ट रेट बाय
by 0.25% at the beginning of 2025 for the first time in 5 years। आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को 0.25% से कम कर दिया है, जिसके कारण क्या होगा, लोन सस्ते होंगे। क्योंकि अगर मुझे पहले अगर मुझे लोन 1% के इंटरेस्ट पर मिल रहा था, लेकिन अब उसमें 0.25% कम हो गया है, मतलब अब मुझे लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वो कम देनी पड़ेगी, तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोन ले पाऊंगी। मैं ज्यादा से ज्यादा लोन लूंगी तो मैं और ज्यादा से ज्यादा अपनी डेवलपमेंट पर, कंट्री की डेवलपमेंट पर ध्यान दूंगी। कंजम्पशन विल इंक्रीज, इससे कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल गेट अ बूस्ट, इसकी वजह से उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया की जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो 6.5% रहने वाली है इस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है? विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड द आदर्श संस्कृत विलेज प्रोग्राम टू प्रमोट संस्कृत? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड। देखो, उत्तराखंड ने हाल ही में क्या किया है, उन्होंने आदर्श संस्कृत विलेज का एक प्रोग्राम बनाया है, जिसमें क्या होगा, उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन हर एक डिस्ट्रिक्ट में से एक एक गांव को चुना जाएगा जो कि एक मॉडल विलेज बनेंगे, और वहां पर क्या होगा, हैज बीन सिलेक्टेड टू सर्व एज अ मॉडल फॉर टीचिंग एंड यूजिंग संस्कृत इन डेली लाइफ। जहां पर क्या होगा, उस गांव में, मतलब उन 13 डिस्ट्रिक्ट के गांव में से एक एक गांव में संस्कृत को डेली लाइफ में यूज किया जाएगा। हर मतलब वो संस्कृत का यूज करेंगे अपनी डेली लाइफ में, ताकि संस्कृत को और ज्यादा महत्व मिले, उसका जो उसको दिखाया। कल्चरल इंटीग्रेशन, द प्रोग्राम इनकरेजेस द यूज ऑफ संस्कृत इन डेली कम्युनिकेशन में उसका यूज हो, फेस्टिवल्स में उसका यूज हो संस्कृत का, एंड रिचुअल्स एमिंग टू मेक इट अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ रादर देन लिमिटिंग इट टू एकेडमिक टेक्स्ट और टेम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय शास्त्रीय ग्रंथों को जोड़ा गया? विच 2 इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट वर रिसेंटली एडेड टू यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर? रामायण एंड महाभारत, भगवद गीता एंड नृत्यशास्त्र, अर्थशास्त्र एंड मनु, उपनिषद एंड वेदास? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भगवद गीता एंड नृत्यशास्त्र। यूनेस्को स्टैंड करता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हाल ही में भगवद गीता एंड नृत्यशास्त्र को जोड़ा गया है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मूल्य के दस्तावेजों को संरक्षित और बढ़ावा देना है। इससे क्या होगा, यूनेस्को की मान्यता का महत्व। इन ग्रंथों को शामिल करने से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत पर प्रकाश पड़ता है और भावी पीढ़ियों के लिए पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने के महत्व पर बल मिलता है। देखो, भगवद गीता क्या है? भगवद गीता मतलब महाभारत का एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा ग्रंथ। भगवद गीता 1ली शताब्दी ईसा पूर्व का एक ग्रंथ, एक महाभारत का एक हिस्सा है, जो कर्तव्य, धर्म, भक्ति और निस्वार्थ कर्म के बारे में दार्शनिक शिक्षाएं प्रदान करता है। ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा अध्ययन किए जाने वाले आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक है, जो इंडिया के लिए एक बहुत ही प्राउड की बात है कि भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में रिकॉर्ड किया गया है। और नाट्य शास्त्र क्या है? इस ग्रंथ को शास्त्रीय भारतीय नृत्य और नाटक का आधारभूत कार्य माना जाता है। यह अभिनय, संगीत और नृत्य सहित प्रदर्शन के सिद्धांत, तकनीक और सिद्धांतों को परिभाषित करता है। इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है? इस एडिशन के बाद भारत की अब यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में 14 प्रविष्टियां हो गई हैं। मतलब इंडिया की टोटल 14 एंट्रीज हो गई हैं आफ्टर एडिंग महाभारत एंड नाट्य शास्त्र, जो वैश्विक स्तर पर इसके मजबूत सांस्कृतिक और बौद्धिक योगदानों को दर्शाती है। इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है कल्चरल अवेयरनेस पर। यह मान्यता भारत की प्राचीन विविधतापूर्ण परंपराओं और वैश्विक सांस्कृतिक विमर्श में इसकी निरंतरता, प्रासंगिकता की याद। भारत ने किस अंतरराष्ट्रीय गठबंधन के सचिवालय की मेजबानी के लिए मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया has signed a headquarters agreement to host the secretariat of which international alliance? International Solar Alliance, International Big Cat Alliance, Global Tiger Forum या सार्क? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अब ये है क्या? IBCA कब लॉन्च हुई थी? द IBCA वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन अप्रैल 9, 2023। जब प्रोजेक्ट टाइगर इवेंट को मैसूरू में 50 इयर्स पूरे हुए थे, उस दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने IBCA को लॉन्च किया था। अब इसका जो फोकस एरिया क्या है IBCA का? जो दुनिया भर के जो 7 बिग कैट्स हैं, बिग कैट्स मतलब जो एक तरीके से जो बड़ी बिल्ली की जो प्रजातियां हैं, उसको इसमें फोकस किया जाता है कि किस प्रकार से उनको कंजर्वेशन, कि किस प्रकार से उनके लिए एफर्ट्स डाले जा रहे हैं उन्हें कंजर्व करने के लिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित करने के लिए। तो इसमें 7 बिग कैट्स कौन कौन सी हैं? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, जैगुआर एंड चीता।
Financial support. The government of India has committed a budgetary support of 150 crore rupees to IBCA for the period from 2023 to 2028 to 2029. This funding will assist in creating the corpus, building infrastructures and meeting recurring expenditures. भारत सरकार ने इनकी अवधि के लिए IBCA को 150 करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन देने का वादा किया है। ये धनराशि कोष बनाने, बुनियादी ढांचे के निर्माण और आवर्ती व्यय को पूरा करने में सहायता करेगी। तो जो IBCA का जो हेडक्वार्टर है वो अब परमानेंटली इंडिया बन गया है।